हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व करवाए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, कल की वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा था। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने 30 क्वेश्चन के बाद रोक दिया था और उस 30 क्वेश्चन के बाद अगले 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मैं भी चाहूँ तो इधर उधर के बहुत सारे प्रश्न आपको करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको भटकाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है केवल उन्हीं चीज़ों को करवाना जो आपके एग्ज़ाम में आए, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिले। आपको सबसे ज़्यादा हेल्प प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देगा, मेरी बात नोट कर लीजिए। बाकी आप चाहे जो पढ़िए, चाहे जितना पढ़िए, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। जब आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में गोता लगाएंगे तब आपको पता लगेगा आपका लेवल भी क्या है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवाता हूँ। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर उस दोस्त, भाई, बहन, मित्र तक शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे चलना है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। बताइए क्या सुनिश्चित करता है भैया? तो संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका के तरफ से जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न के लिए होता है। तो जो आपकी लोकसभा की बैठक है उसका जो पहला घंटा होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। नोट करते चलिएगा, ठीक है। प्रश्न 4 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो प्रश्नकाल के प्रश्न हैं वो कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं? तो वो 4 प्रकार के। पहला है तारांकित प्रश्न। क्या है? तारांकित प्रश्न। दूसरा है जो आपका अतारांकित प्रश्न है। क्या है? अतारांकित प्रश्न है। इसके बाद तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। क्या है? अल्प सूचना प्रश्न है। और अगला है गैर सरकारी प्रश्न है। क्या है? गैर सरकारी प्रश्न है। इसके आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बस इतना ही आपके लेवल का है। तो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, चौथा है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 32 का राइट जवाब मेरे सभी साथी देंगे। कह रहा है निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दादन व्यवस्था नहीं है। तो दादन व्यवस्था आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये क्या है? देखिए, दादन व्यवस्था है क्या? यह घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा है। क्या है? जो आप अपने घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसको खरीदने और बेचने का एक प्रथा है, जिसमें व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते थे। बाजार से अभिप्राय क्या है? बाजार से जो अभिप्राय है किसी दिए गए क्षेत्र में उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा क्रय के लिए क्रेता और विक्रेता, विक्रय के लिए दोनों पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं, जिसमें आपका साप्ताहिक बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और मॉल बाजार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 का राइट जवाब क्या होगा? जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? 33 का राइट जवाब दीजिए, बताइए भैया। तो क्या होगा? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, गलत हो जाएगा। बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ेगा, गलत होगा। नुकसान पूछ रहा है। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, सारा मुनाफा व्यापारी को जाता है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। समझिए डिटेल में।
जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर का बाजार में कपड़े के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसका सीधा सीधा जो मुनाफा है वो व्यापारी को जाता है। इस व्यवस्था में बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, वह कपड़ा किस कीमत पर बेचा जाएगा या बेचा जा रहा है। इस तरह से बाजार का जो झुकाव है वो हमेशा बड़े बड़े व्यापारियों के हितों में अधिक होता है। भारत में अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। रोजा पार्कस ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत है? रोजा पार्कस इस एनसीईआरटी में पढ़ाया गया चैप्टर है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। रोजा पार्कस एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक आंदोलन की जननी के रूप में भी जाना जाता। नोट कर लीजिएगा, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में जानते हैं। 1955 में अल्बामा प्रांत में रोजा पार्कस ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्कस के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का असर सिविल राइट एक्ट के रूप में सामने आया, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1964 में लागू किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, आइए देखते हैं। और 35 का राइट जवाब, 35 कह रहा है आंगनबाड़ी क्या है? बताइए आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी एक बाल गृह है। क्या है? बाल गृह। आंगनबाड़ी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत में ग्रामीण बच्चों और मातृ देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करती है। एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में कब होती है? 1975 में इसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा। बाल कुपोषण सी जो समस्या है उससे निपटने के लिए की गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। कह रहा है किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? बताइए, 36 का राइट जवाब दीजिए। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। क्या? अनुच्छेद 32 के तहत। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो जो आपके संवैधानिक उपचार है इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। नोट कर लीजिएगा, किसने कहा है? कहा है बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। चलिए, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जवाब दीजिए। मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। क्या कह रहा है? कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारण के चलते परियोजना को मंजूरी नहीं देना, ये तो सही है भैया। जो सही है वो गलत हो जाएगा। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। ठीक है। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो बी और सी तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? चलिए 38 का राइट जवाब दीजिए, कौन सा वाक्य सही है? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर
पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है, गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है, गलत है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हैं, चौथा आपका सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझिएगा, भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय, ये एक दूसरे से अपील व्यवस्था द्वारा जुड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, इसके आगे आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। चलिए 39 कह रहा है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? बताइए भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा 39 का? तो होगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। किसके लिए? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 का राइट जवाब क्या होगा? किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके कारण बनती हैं। किस कारण बनती हैं? जवाब देना है तो हत्याकरण के कारण। किस कारण? हत्याकरण। किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हत्याकरण का कारण बनती हैं। किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, वही रूढ़िवादिता कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि 41 का राइट जवाब दीजिए। इतिहास संदर्भ आधारित है, ठीक है। यहाँ बहुलित इतिहास है, ठीक है। इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, गलत। इतिहास विवादास्पद नहीं है, गलत। तो केवल ए और बी राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और 42 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे का मकसद क्या है? जवाब दीजिए भैया। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखे गए अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, ये गलत है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है, जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। बिल्कुल आपका ए और सी सही है, तो सी इसका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का एक नया शिक्षण क्षेत्र है, जो नागरिक शास्त्र की जगह लेता है। एनसीएफ 2005 ने टिप्पणी की कि राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती असंतोष की पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है। आज्ञाकारिता और वफादारी पर जो नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे कुछ उद्देश्य है। अब वो उद्देश्य वही है जो आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 का राइट जवाब देना है। कौन से शिक्षण शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? बताइए भैया, 43 का राइट जवाब दीजिए। पाठ्य पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना, गलत है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, बिल्कुल खोज करने के लिए कहना और चर्चा करने के लिए कहना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। 44 का राइट जवाब क्या है?
इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है? बताइए, 44 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा, गलत है। देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, इतिहास की कक्षा में जो देश की भक्ति अगर उसको विकसित करना है तो क्या करेंगे? बच्चों को देशभक्ति गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपको प्रोत्साहन देना होगा। जो अपने देश का झंडा है उसके प्रति सम्मान, निष्ठा दिखाना होगा। उचित अवसर जो आएगा उस पर राष्ट्रीय गीत गवाकर, ठीक है, या राष्ट्रीय गान गवाकर अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को अपना करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा का उदाहरण है। बताइए भैया, 45 का आपको राइट जवाब देना है। समावेशी कक्षा का उदाहरण क्या है? सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण मिले। ये हमारा एनसीईआरटी मना करता है। भाई, जो बच्चा विकलांग है उसे अगर आप क्रिकेट के बारे में खिलाना चाह रहे हो तो सबके साथ कहाँ खेल पाएगा? जाहिर सी बात है, एक समान शिक्षण विधि नहीं हो सकती है, गलत है। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, ये भी गलत है, एनसीईआरटी इसको मना करता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना, ये भी गलत है। अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना सबसे सही तरीका है। चौथा आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 का राइट जवाब क्या होगा आपको देखना है। चलिए, कॉलम ए सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा को स्थितियों को दर्शाता है। कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति के लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। कह रहा कोई प्रतिक्रिया की स्थिति नहीं है। अगर कक्षा की स्थिति क्या है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो अध्यापक कौन सा निर्णय लेगा? बताइए भैया। अध्यापक उत्साह देने का काम करेगा। क्या करेगा? उत्साह देगा। कह रहा है कि अगला अपूर्ण जवाब की स्थिति अगर है तो अध्यापक क्या करेगा? अधिक जानकारी मांगना। क्या हो जाएगा? अधिक जानकारी मांगना। अगला कह रहा है अर्धसत्य जवाब की स्थिति में क्या होगा? पुनः फोकस करना होगा। और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति में क्या होगा आपको बताना है। तो आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना होगा। तो आपका राइट जवाब इसमें तीसरा हो जाएगा, क्योंकि डी का चौथा सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 क्या कह रहा है? प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। चलिए इसका जवाब आपको देना है। 47 का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कह रहा है पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना और अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा करना। इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन संप्रत्यय को पूरा करवाना या समझाना चाहती है? ये सभी चीज़ें जलवायु परिवर्तन के बारे में हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर की एक जो शिक्षिका है, जब वो इन बातों पर चर्चा करती है तो वो क्या करती है? जलवायु परिवर्तन संप्रत्यय को पूरा करवाना चाहती है। जलवायु परिवर्तन एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मौसम में बदलाव का वर्णन करता है, जैसे कि उच्च और निम्न तापमान और वर्षा की मात्रा कितनी अवधि में है, लंबी अवधि में है या छोटी अवधि में है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं।
48 का राइट जवाब क्या होगा? शिक्षण के किस चरण का एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा? 48 बताइए। पूर्व सक्रिय चरण। बात को समझिए, मैं आपको बताता हूँ। एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्व को निभाने हेतु विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियाँ अपने विद्यार्थी के साथ मिलजुल कर करनी होती हैं। इसके लिए विधिवत नियोजन, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना होता है। यह सब करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों या अवस्थाओं में व्यवस्थित करके आगे बढ़ना होता है। इन्हीं सोपानों या अवस्थाओं को शिक्षण अवस्था, शिक्षण चरण की संज्ञा दी जाती है, फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। जैक्सन महोदय के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्व सक्रिय अवस्था चरण। पहला क्या है? पूर्व अवस्था सक्रिय चरण। दूसरा है अंतः क्रिया जो चरण है। तीसरा है उत्तर क्रिया चरण। तीसरा है, ये तीनों चरण दिया है जैक्सन ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 पर चलते हैं। 49 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। चलिए, कह रहा है सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बताइए भैया, 49 का राइट जवाब क्या होगा? सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। गलत है, तो क्या होगा? विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। किस कारण बच्चा ऐसे उत्तर दे रहा है? चलिए अब समझते हैं। इसका राइट जवाब होगा कथन बी और सी। देखिए, सामाजिक अध्ययन में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि छात्रों द्वारा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, और क्या है? विद्यार्थियों की उत्तर की गहराई में जाना, अधिगम प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण। तीसरा क्या है? अधिगम प्रक्रिया या कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता है उसका निर्धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 का राइट जवाब क्या होगा? भारत विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। आपको इसका राइट जवाब देना है, क्या होगा? 50 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए। 50 का राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा भैया कि बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को क्या करना? बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुने। बताइए भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? सबसे पहला है प्रश्न पूछना, फिर है योजना बनाना या अनुमान लगाना नंबर 2 पर, नंबर 3 पर क्या है? रिकॉर्डिंग करना, नंबर 4 पर क्या है? नंबर 4 पर आपका आ जाएगा जांच करना, नंबर 5 पर चिंतन करना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा कि ACDBE, ठीक है। ए सबसे पहले आ जाएगा ए, ठीक है, फिर ए के बाद सी, फिर सी के बाद डी, डी के बाद, ठीक है, डी के बाद बी और बी के बाद ई। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न पूछना, योजना बनाना, अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, जांच करना और चिंतन करना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर
विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, कथन ए, कथन बी। बताइए, आपको राइट जवाब देना है। कह रहा सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। बताइए सही है कि गलत है? गलत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्री पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है, बी सही है। चलिए इसका डिटेल में समझ लीजिए। सामाजिक विज्ञान मानव मूल्य जैसे स्वतंत्रता, विश्वास, सम्मान, विविधता, ठीक है, आदि के लिए लोकप्रिय और व्यापक आधार बनाने के लिए एक मानक जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा जाता है। इस कारण आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है? आपको जवाब देना है, बताना है 53 का राइट जवाब क्या होगा। तो 53 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा बताइए भैया। कह रहा रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, ठीक है, राइट जवाब है। और कह रहा है रास सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन, ये भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोच कर गलत है। डेंजल सल्डेहना द्वारा संचित किताब दी सबाल्टर्न सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस, ये भी गलत हो जाएगा। समझिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति को समझाने के लिए क्या उदाहरण देगा? रुकैया सखावत हुसैन एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक थी। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई सुल्ताना का स्वप्न, ये इन्होंने लिखा था 1905 में। कब लिखा था? 1905 में। रास सुंदरी देवी ने आत्मकथा अमर जीवन लिखी। अमर जीवन, इसका प्रकाशन जो अमर जीवन है 1876 में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यह रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है, साथ ही यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। और 54 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए, किसका प्रयोग कर रहा है? तो ये स्रोत विधि का प्रयोग है। किसका है? स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट जवाब दे दीजिए। 55 का राइट जवाब क्या होगा बताइए। तो 55 का होगा कि यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, ये गलत है। जो परियोजना आधारित सीखने की विधि है ये अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, यही गलत है। समझिए, परियोजना आधारित जो अधिगम है वो एक विद्यार्थी केंद्रित विधि इसको मानते हैं, जिसमें विद्यार्थी जो है उसको कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा कुछ करने के लिए चुनौती मिलती है। परियोजना आधारित अधिगम एक व्यक्तिगत या समूह क्रियाकलाप है जो कुछ समय तक चलता है, जिसका परिणाम उत्पादकता के रूप में होता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन भी होता है। बात को समझिएगा, परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित है। पहला क्या है, यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। यह निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है? आपको बताना है। ये अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, किसमें? अधिगम के रूप में आकलन का तरीका। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ये कब होता है?
तो ये सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के आकलन को छात्र स्वयं करते हैं एवं अपने अधिगम के स्तर को बढ़ाने के लिए वो इस आकलन को करते हैं। इस प्रकार के आकलन को स्व आकलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्व आकलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? आपको राइट जवाब देना है। तो सबसे पहले होना चाहिए भैया प्रश्न पूछना, न्याय व समानता हेतु सोच और फिर सहयोग। याद रखना नहीं होगा, ए बी डी जिसमें है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं का आकलन करता है? और 58 का राइट जवाब दे दीजिए। 58 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है? गलत है। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद, गलत है। अगर आपके घर में चोरी होती है आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? गलत है। किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरी बात को समझिए। विश्लेषणात्मक क्षमता का अर्थ क्या है? सही से चिंतन मनन कर विषय के हर पक्ष की जांच करना और उचित अनुचित जानने का प्रयास करना। दूसरा प्रश्न इस क्षमता के लिए विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। विश्लेषणात्मक क्षमता वाले प्रश्न तथ्यों और नियमों के समूह पर विचार करने की उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन तथ्यों और नियमों को देखते हुए यह निर्धारित करना होता है कि क्या सच होना चाहिए। किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? यह विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं का आकलन करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया में समझ पहलू का आकलन करता है? बता दीजिए भैया। तो वो है 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। दूसरा आपका सही होगा। समझिएगा, जो ब्लूम महोदय हैं उनका जो वर्गीकरण है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र हैं, उनका एक पदानुक्रमित क्रम है और प्रत्येक अनुक्षेत्र के कुछ उद्देश्य हैं जो अध्यापकों को शिक्षण करने और विद्यार्थियों को अधिगम करने में मदद कर सकते हैं। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में जैसे मानसिक कौशल शामिल है जिन्हें अधिगम के 6 स्तर में वर्गीकृत किया जाता है, जो बौद्धिक कौशल के विकास और शक्ति के अर्जन में मदद करते हैं। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का अर्थात जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। यह प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है। समझ सूचना की व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? 60 का राइट जवाब जल्दी से आपको देना है। तो वह है निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा दी जाने चाहिए। ये चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही। देखिए जितनी भी चीज़ें जितना भी एक्सप्लेन हो सकता था मैंने उतना करने का प्रयास किया। सारी चीज़ें लिख करके बताई नहीं जा सकती हैं, कुछ चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठें। प्यारे साथियों आप लोग लगातार मेहनत करते जाइए। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसका कोई तोड़ नहीं है। इधर उधर की चीज़ों को मत पढ़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों की जो रूपरेखा है वो आपको इधर उधर के क्वेश्चन से नहीं मिल सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। बहुत बढ़िया से इसको सॉल्व करके जाइए। एग्ज़ाम में आप जब पेपर दे के आएंगे तो खुद ही बताएंगे कि सर आपने जो बताया है बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, इधर उधर के कंटेंट पढ़ने से आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही किसी इंसान को महान बनाती है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको एक जानकारी, एक एनालिसिस, एक रूपरेखा प्रदान करता है कि आपके यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं पिछले साल, कब पेपर का स्तर कठिन था और कब पेपर का स्तर सरल था। उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हुए आपको तैयारी करते चलना है। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई, हर उस बहन तक पहुंचाइएगा जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। प्यारे साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों।